अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र कमेटी का सेक्रेटरी। आप देख रहे हैं HKGN न्यूज़ चैनल, यानी हिंदुस्तान की ग्राउंड लेवल न्यूज़। आखिरकार कई दिनों के बाद आज हमें न्यूज़ बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसका अहम वजह यह है कि जो मसला मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो मसले के बारे में मैंने यहाँ पे कई न्यूज़ चैनल वालों से बात किया, मगर कोई भी न्यूज़ चैनल वाला इस पे काम करने तैयार नहीं। और नहीं काम करेंगे तो वो तो जवाब बनने के बाद क़यामत में अल्लाह उसके रसूल को भी देंगे। क़यामत में जो उनका मामला होगा वो उसके खुद ज़िम्मेदार होगी। तो बहरकैफ़ ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का याचिका की रिपोर्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई जो है 13 जुलाई को हमारी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है गुस्ताखी रसूल नुपुल शर्मा के खिलाफ और नवीन जिंदल के खिलाफ, जो हमारी कार्रवाई शुरू हो गई। अब तक की रिपोर्ट ये थी कि कई मरतबा फ़ाइल कैंसिल होकर रिटर्न आती थी, कई डॉक्यूमेंट्स हमको लगाना पड़ता था, जैसे सर्टिफिकेट वगैरह। हमारी कमेटी की जो ये सर्टिफिकेट है वो मोबाइल चेंज होने की वजह से मेरे मोबाइल से मिस हो गई थी, वो सर्टिफिकेट लगाना था। कई जगहों पे नामों के स्पेलिंग के करेक्शन सब सही करना था। ये सारा मामला इतना दिन से चल रहा था। तो बहरकैफ ये नुपुल शर्मा है, इसके बारे में तो पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है। आखिरकार इतना बड़ा हिंदुस्तान में दंगा फसाद होने के बाद और कई लोगों की जानें इसमें चली गई और कई मुल्क में नुकसान हुआ, दंगे फसाद हुए, मामला हुए, उसके बावजूद भी फुल प्रोटेक्शन देके आखिरकार इसको हिंदुस्तान की सरकार इतनी सेफ्टी से क्यों रखी हुई? क्योंकि दोस्तों और बुजुर्गों, अब तक जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो है इस तरह से गुलाम बना दिया गया, मतलब मुसलमान अजान देंगे या नहीं देंगे, मुसलमान बात करेंगे या नहीं करेंगे, मुसलमान की बच्चियाँ स्कूलों में बुर्का पहन के जाएगी क्या नहीं जाएगी, और मुसलमान क्या खाएंगे क्या पिएंगे। और जो बिलखुसूसी हमारे हिंदू भाइयों को ये भड़काया जाता है, हमारे हिंदू भाइयों को ये समझाया जाता है कि नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की सरकार हटेगी तो हिंदुस्तान खतरे में आ जाएगा। हालांकि बहुत से पढ़े लिखे हिंदू भाई जो है मेरे दोस्त है, खास करके मेरे रेलवे की टिकट निकालने वाले और जहाँ पे मैं उठा बैठा हूँ, बहुत से ऐसे लोग जो है हिंदू भाई जो है मेरे दोस्त है, वो ये सब बातों में इत्तेफाक नहीं रखते। तो बहरकैफ हिंदुस्तान में जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है? तो मेरे हिसाब से तो खुद इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मुसलमान है। क्योंकि जिस मुसलमान ने दीन को सीखा, यानी दीन से मुराद कुरान हाफिज बना, आलिम बना, कारी बना, मुफ्ती बना, उसने लॉ ऑफ इंडिया को नहीं पढ़ा। यानी इल्म तो हासिल कर लिया अल्लाह उसके रसूल का, मगर लॉ ऑफ इस्लाम को तो पढ़ लिया, मगर लॉ ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से उसको नामूस रिसालत का मसला तो पता है, मगर नामूस रिसालत पे किस तरह काम करना चाहिए आज हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में रहते हुए, ये उसको पता नहीं। दूसरी बात, जिन वकीलों ने, चाहे वो सुन्नी वकील हो या वहाबी देवबंदी वकील हो या जो भी बैरकैफ जो भी वकील हो, उन्होंने लॉ ऑफ इस्लाम नहीं बल्कि लॉ ऑफ इंडिया तो पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के वकील हो गए, हाई कोर्ट के वकील हो गए, सेक्शन कोर्ट, लो कोर्ट के वकील हो गए, मगर हमने ऐसे काफ़ी वकीलों से बात किए, मगर उन्होंने इस बातों से पल्ला झाड़ा, बोले साहब ये सब बात छोड़ो, ये सब सियासती बातें हैं, अल्लाह रसूल का मामले से क्या लेना देना, अल्लाह ताला इसका फैसला क़यामत में करेगा। बोलने का मतलब ये सारी दुनियावी फैसले ये चाहते हैं कि दुनिया में हो, मगर जब अल्लाह उसके रसूल की ज़ात का मसला है तो ये चाहते हैं कि इसका मसला क़यामत में होगा। यानी ये बात तो एक चीज़ क्लियर हो गई, मुसलमान दो तबकों में बढ़ गया। यानी जो दीन जानता है वो मुसलसल दुनिया से एकदम ही दूर हो गया, और जो दुनिया जानता है वो दीन से दूर हो गया। मसला ये नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मसला जो है, आज उलमाए कराम, मुफ्तिया कराम, हुफ़ाज़ कराम और पीरान इज़्ज़ाम को मालूम है, मगर उसके बारे में कैसे उस मामले पे काम करे इसकी हमें जानकारी उनको नहीं है। दूसरी बात, लॉ ऑफ इंडिया तो पता है कि किस धारा के तहत उन पे कार्रवाई कर सकते हैं, किस कलम के तहत हम उनको गिरफ्तार करवा सकते हैं, मगर उनको नामूस रिसालत का मसले से कोई भी ऐसे वकीलों को लेना देना ही नहीं है। इसलिए अल्लाह उसके रसूल को गवाह बना के बता रहा हूँ, मैंने कई ऐसे नामचीन वकीलों से राब्ता कायम किया कि नुपुल शर्मा के मामले में मैं पार्टी बनने तैयार हूँ, आप हमारा केस लड़ें, मगर सारे वकीलों ने पल्ला झाड़ दिया। बहरकैफ उसकी सज़ा, उसका मामला अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी दिखाएगा, क़यामत में भी दिखाएगा। तो मेरा आज का ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है कि नुपुल शर्मा के मामले में जो है अपोजिशन वकील की तारीख जो है 20 अगस्त की लगी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख 20 अगस्त से पहले ही, मतलब 5 अगस्त या 10 अगस्त को लगेगी या 15 अगस्त को लगेगी, तो फर्स्ट हेयरिंग हमारी लगेगी। हम हेयरिंग में यही मांग करेंगे कि नुपुल शर्मा के मामले में हमें कोई सरकारी वकील नहीं चाहिए, हम प्राइवेट वकील नहीं करना चाहते। नुपुल शर्मा का केस खुद मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, अताए रसूल हिंदल वली, गरीब नवाज सरकार का चाहने वाला और मसलक आला हजरत को मानने वाला, ये केस मैं खुद लड़ूंगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिरकार ये न्यूज़ बनाने की, ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बहरकैफ आखिरकार ये न्यूज़ बनाने की ज़रूरत इसलिए लगी क्योंकि जब हमारी पहली हेयरिंग गिरेगी, चाहे 5 तारीख को गिरे या 10 को गिरे या 15 तारीख को गिरे, तो जो भी हिंदुस्तान में, एक तो मामला नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उसने न्यूज़ चैनल पे बैठ के गुस्ताखी करी,
दूसरा मामला है उस गुस्ताखी के बाद अगर पुलिस उसको पकड़ लेती, 26 तारीख को जो है 26 मई को गुस्ताखी हुई और 26 मई को गुस्ताखी होने के बाद जो है 30 मई को मुंबई में भिवंडी में नुपुर शर्मा के खिलाफ 30 मई को एफआईआर हुई। नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ भिवंडी में ही 4 जून को एफआईआर हुई। उसके बावजूद भी, पूरा मामला देखने के बावजूद भी मुंबई पुलिस मुंह में मीठा लड्डू खा के बैठी हुई थी और 30 जून को हुई हुई एफआईआर और 30 मई को हुई एफआईआर और 4 जून को हुई एफआईआर के बावजूद भी उन्होंने, मुंबई पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। मुंबई पुलिस हम जा रहे, हम पहुंच रहे, हम अभी लिख रहे, जिस तरह फिल्म का ट्रेलर चलता है उसी तरह मुंबई पुलिस चल रही थी। देखते देखते जब 10 जून आया और 10 जून में जब पूरे हिंदुस्तान में धरना मोर्चा प्रदर्शन हुआ, दोस्तों बुजुर्गों, मैं अभी वापस आपको कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान जितना हमारे हिंदू भाइयों का है उतना ही हम मुसलमानों का है, जितना हम मुसलमानों का है उतना ही ये हिंदुओं का है। अगर हम धरना प्रदर्शन करते हैं, मैंने पहले भी बताया कि धरना प्रदर्शन से कुछ हासिल नहीं वाला है सिवाय नुकसान के। धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। जहां हमें कलम लेके चलना चाहिए था, जहां एक कलम की पेन की ताकत से हमको काम करना चाहिए था, आज हमारे हाथों में लोगों ने हथियार और लोगों ने पत्थर दे दिए और जिसका नतीजा ये होता है कि बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। आपको ये बात नहीं समझ में आएगी, मैं प्रैक्टिकली आपको समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है 2019 में कमलेश तिवारी की हत्या हुई। लोगों ने समझा, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने, कि लोगों ने ये समझा कि एक गुस्ताखी रसूल खत्म हुआ, अब गुस्ताखी होगी नहीं। मगर कमलेश तिवारी की हत्या के बाद कमलेश तिवारी की मां जो है सरासर खुले अल्फाजों में कहती रही कि कमलेश तिवारी को जो है मुसलमानों ने नहीं मारा। आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे, गूगल पे जाओगे, कमलेश तिवारी की मां का जब वीडियो आप देखोगे, पहले वाला जूना वाला, जब तक सुवर यति नरसिंहानंद स्वामी उसके साथ में नहीं था, कमलेश तिवारी की मां ने खुले अल्फाजों में कहा कि इसको यूपी हुकूमत ने मरवाई, इसने योगी ने इसको मरवाया है, कोई मुसलमानों ने नहीं मारा। मगर हत्या हुई, कमलेश तिवारी मारा गया गुस्ताखी रसूल, और उसी की मां के बयान को बदलने के लिए, उसी की मां के कंधे पे हाथ रखते हुए गुस्ताखी रसूल यति नरसिंहानंद स्वामी ने फिर वो भद्दी भद्दी गुस्ताखी की कि हिंदुस्तान में गुस्ताखियों का एक निजाम शुरू हुआ। फिर सुवर वसीम रिजवी मैदान में आया। बोलने का मतलब कि एक गुस्ताखी रसूल अगर खत्म होता है तो एक के बाद 4 पैदा होते, और ये 4 पैदा होते सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के दीन की वजह से। दूसरा मसला, जब यति नरसिंहानंद स्वामी आया, यति नरसिंहानंद के बाद वसीम रिजवी रोड पे उतर के आया, छोटी छोटी सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के बाद, और मुसलमानों ने एफआईआर वगैरह करे, एहतजाज करे, मगर कोई भी कोर्ट नहीं गया। आप बोलोगे कि आप कोर्ट गए या नहीं गए, अल्लाह का शुक्र है 3 साल वसीम रिजवी के खिलाफ हमने अलग अलग स्टेटों से 27 एफआईआर जमा करी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने जब 7 दिसंबर को याचिका दाखिल की, इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी में 7 दिसंबर 2021 को हमने याचिका दाखिल की उस किताब के खिलाफ। ये वो किताब है जिस किताब को नाजायज बाप की नाजायज औलाद वसीम रिजवी ने जो किताब लिखा था, और मैं अल्लाह उसके रसूल की कसम खा के बोलता हूँ कि उस 7 दिसंबर से लेके आज जो है 30 जून 2022 से आज तक यति नरसिंहानंद के छोड़ के वसीम रिजवी की कोई भी नई गुस्ताखी सामने नहीं आई। 7 दिसंबर से लेके आज 2022 30 जून है, आज तक वसीम रिजवी की कोई भी नई गुस्ताखी आप साबित नहीं कर सकते कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद वसीम रिजवी ने कोई नई गुस्ताखी करी हो। जो भी भाई ये गुस्ताखी साबित कर सके कि वसीम रिजवी ने उसके बाद भी 7 दिसंबर 2021 के बाद भी वसीम रिजवी ने गुस्ताखी की है, तो ये मेरी गाड़ी है जिसको मैंने 2019 में खरीदा, ये गाड़ी मैं आपको तोहफे में दे दूंगा कि आप साबित करें कि वसीम रिजवी ने उसके बाद में गुस्ताखी की, मेरी तरफ से इशारा दे। दूसरी बात, नुपुर शर्मा पे हमने याचिका दाखिल की और अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पे भरोसा है कि जिस तरह हम वसीम रिजवी का केस जीतने में करीब करीब पहुंचे हैं, और वसीम रिजवी के साथ हमारी जो पार्टी बनी है, यति नरसिंहानंद हरामी भी इस केस में पार्टी बन गया। और आखिरी बात, नुपुर शर्मा के मामले में कई लोग मारे गए, मैं आपको सीरियल वाइज से आपको बताना चाहता हूँ कितने लोग जेलों में चले गए। नुपुर शर्मा के मामले में जो है झारखंड में जब 10 जून को हादसा हुआ, जब रेली रोड पे धरना मोर्चा प्रदर्शन हुआ, तो पुलिस की गोली फायरिंग से जो है मुदस्सिर मारा गया, जिसको एक गोली सीने पे या कनपट्टी में लगी। उसके बाद उसी गोली फायरिंग में साहिल मारा गया, और साहिल मरते ही उसके बाद जो है जो पुलिस ने लगातार कंटिन्यू गोली चलाई, वहां पे अफसर नाम का व्यक्ति जो था मुसलमान, उसके सीधे पैर पे जो है 4 गोली लगी, उल्टे पैर पे 2 गोली लगी। ऐसे कई लोग हैं जिनको कई गोलियां लगी। मसला ये था कि नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की, उसके खिलाफ मुंबई में एफआईआर हो गई। कोई भी कमेटी चाहती तो मुंबई हाई कोर्ट अपील कर सकती थी, और कोई भी कमेटी चाहती तो सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकती थी, मगर हमें सिखाया, समझाया, बताया जाता है कि आप धरना मोर्चा प्रदर्शन करो। आप लोगों के बीच में हमारा एक बड़ा मौलाना आएगा, बड़ी बड़ी बात करेगा, बड़ी बड़ी स्पीच करेगा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लाखों करोड़ों रुपया हमारी कमेटियों के पास होता है, मगर उसके बावजूद भी सब खामोश बैठे रहते। ऐसा ही मामला 10 जून को जो है कलकत्ता में आया।
कलकत्ता में जो पुलिस गोली फायरिंग करते करते गली में घुस रही थी। इस वीडियो के बाद जो है आगे मैं सारी न्यूज के वीडियो लगाऊंगा, इसी वीडियो को पूरा देखना और अल्लाह उसके रसूल के वास्ते इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि मेरी जो बात है वो मजहब इस्लाम के दायरे में भी है और संविधान के दायरे में भी। तो जब पुलिस गोली फायरिंग करते करते 10 जून को पार्क साइड गार्डन जो है उस गलियों में जब घुसी तो वहां पे पुलिस के हाथों से एक लेडीज को गोली लग गई। उस लेडीज की मौत वहीं हो गई और उस लेडीज की मौत होने की वजह से जिस पुलिस के हाथ से वो मारी गई थी, पुलिस ने खुद को अपने आप को गोली मार दी। उसी 10 जून को यूपी में सहारनपुर में जब धरना मोर्चा प्रदर्शन हुआ तो 2 व्यक्ति के घर 24 घंटे के बाद जो है मुजम्मिल और ऐसे 2 व्यक्ति के घर जो है पुलिस ने डेमोनेशन कर दिया। अब्दुल और मुजम्मिल नाम के 2 व्यक्ति जो 2 मुसलमान थे, पुलिस ने उस घर को अवैध बताया। पुलिस को घर अवैध कब लगा? जब किसी ने नुपुल शर्मा के खिलाफ धरना मोर्चा प्रदर्शन किया तो पुलिस को घर वो अवैध लगा। सहारनपुर में 10 जून को जो मामला हुआ, धरना मोर्चा प्रदर्शन हुआ, 24 घंटे बाद जो है अचानक से अब्दुल का घर और मुजम्मिल का घर जो है सहारनपुर में पुलिस को अवैध लगा और पुलिस ने खड़े रह के वो घर को डेमोनेशन करवाया। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप किसी भी सिलसिले से मुरीद हो, आप किसी भी तहरीक तंजीम से हो, तो आप अपनी तहरीक और तंजीमों को बोलो कि हमारे दरमियान में लॉयर बनाए, हमारे दरमियान में पढ़े लिखों को समझाए और पढ़े लिखों को आगे करे। जो लोग दीन पढ़े लिखे हैं ना उनको दुनिया भी बताए और जो लोग दुनिया पढ़े लिखे हैं ना उनको दीन भी समझाए, क्योंकि दीन दुनिया से है, दुनिया दीन से है। दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में भेजा। दीन पे चलने के बाद हमारी दुनिया कामयाब हो सकती और दुनिया में रहते हुए हम दीन की खिदमत करेंगे तो हमारा दीन कामयाब हो सकता है। और जो जो बातें मैंने बोला एक एक करके इस वीडियो को मैं आगे लगाऊंगा, आप खुद देख लीजिए कि कौम मुसलमान का कितना बड़ा नुकसान हुआ। और आखिरकार ये लड़ाई जो थी, मैं आपको वापस दोहराना चाहता हूँ, ये लड़ाई ज्ञान बाबी मस्जिद से शुरू हुई, नामुस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मसले पे आई और वहां से उठते हुए फिर राजस्थान अजमेर शरीफ पे चली गई। मसला शुरू हुआ था यूपी की ज्ञान बाबी मस्जिद से, आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी होते हुए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी होते हुए ये मसला चला गया अजमेर शरीफ की दरगाह पे राजस्थान में। तो कई लोगों की इसमें मौतें हुई, कई लोग जेलों में चले गए, कहीं इलाहाबाद में जो है 230 लोग जेल में गए, सहारनपुर में जेल में चले गए, कई पुलिसों को पथराव हुआ। कोई भी आपको ऐसे धरने मोर्चे प्रदर्शन में बुलाता है तो आप बोलना कि आप हमारे से 1000, 2000, 10,000, 5,000, 20,000 जो ले सकते लो और गुस्ताखी रसूल के खिलाफ खड़ो मैदान में और तारीख शाहिद है। हमने जिस मामले के लिए लड़ा, चाहे उपासना आर्या हो या वसीम रिजवी जब खबीस ने आयशा अब्दा मदर पिक्चर रिलीज किया था उस पिक्चर को बैन कराने के लिए लड़ा हो, या किताब मोहम्मद करके उस हरामी ने किताब लिखी है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था, वो किताब को बैन करने के लिए लड़े हो। हमने जिन जिन मामलात के लिए लड़े हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हर मामले में हमें कामयाबी दिया है। और दूसरी अहम बात, इस जो भी मैंने बातें बोला हूँ सारी बातों को मैं इस वीडियो के बाद आगे लगाने वाला हूँ। आपको अल्लाह उसके रसूल की कसम है कि इस वीडियो को पूरा देखें और आगे की रिपोर्ट को भी देखें। दूसरी अहम बात, जिन जिन हिस्सों में जिन जिन मामलात में, चाहे कलकत्ता हो, झारखंड हो और जो जो जगह भी ये मामला हुए, उन लोगों की FIR कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चार्जशीट, ऐसी रिपोर्ट लाके मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश करना है ताकि नुपुल शर्मा को सजा मिल सके। नुपुल शर्मा को तौहीन रिसालत पे आप सजा दिला सके या ना दिला सके, एक 295 153 का एक मसला है कि 295 किसी धर्म के खिलाफ बोलना और 153 है समाज में दंगे फसाद फैलाना, ये तो है। मगर नुपुल शर्मा के बयान की वजह से जो हिंदुस्तान का माहौल खराब हुआ, जो हिंदुस्तान में धरने मोर्चे के बाद जो पुलिस के हाथों से मुसलमान बच्चे मारे गए, उन मुसलमान बच्चे के पास मुझे पहुंचना जरूरी है। जिन मुसलमानों का जानी माली नुकसान हुआ है वहां तक मुझे पहुंचना जरूरी है, चाहे सहारनपुर हो, इलाहाबाद हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, ऐसी जगहों पे मुसलमानों को गोली फायरिंग करी गई, मुसलमानों को जख्मी किया गया, वो सारी रिपोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना लोहे के चने के बराबर है, लोहे के चने चबाने के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। ये सारी रिपोर्ट तो न्यूज में मेरे पास मौजूद है, मगर गवर्नमेंट में, सुप्रीम कोर्ट में न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल की कोई भी मान्यता, कोई भी वैल्यू है नहीं। वहां पे वैल्यू और मान्यता सिर्फ एक ही चीज की है कि आपके पास गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर मुदस्सिर और साहिल मारे गए और कलकत्ता में एक पुलिस के हाथ से एक महिला मारी गई और पुलिस ने खुद अपने आप को मार के लिया, और सहारनपुर में पुलिस ने गवर्नमेंट के खड़ा करके, कलेक्टर को खड़ा करके सहारनपुर में मुजम्मिल और अब्दुल के घर तोड़े, तो उनके पास कोई ना कोई कागजात हो गए। और आपको पता है कि कागजात निकालने में कितना खर्चा होता है।
एक सादे पेपर से लेके पेपर लिखाने तक और पेपर लिखाने से लेके पेपर जमा करने तक कितना पैसा खर्चा होता है ये आपको मालूम है। और ये मेरे दोनों भी मोबाइल नंबर है, ये गूगल नंबर है। जो हमारी कमेटी को ताउन देना चाहता है, डोनेशन देना चाहता है, वो इस नंबर पे करे। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। 24 घंटे मेरे दोनों भी फ़ोन चालू रहते हैं। कभी अगर मैंने फ़ोन ना उठाया तो ये समझना कि मैं कोर्ट के मामलात में या कोई सरकारी काम में या नमाज वगैरह में या पढ़ाई में मैं बिजी रहता हूँ तो नहीं उठा पाऊंगा। मैं मंडे तक दिल्ली में हूँ, मंगलवार या बुधवार को कलकत्ता भी लिख लूँगा, झारखंड, मुदस्सिर और साहिल की भी रिपोर्ट लाऊंगा, सहारनपुर और इलाहाबाद। जिन मुसलमानों को जेलों में डाला गया है उन पे क्या कलम लगाए गए, आखिर क्या उन्होंने किया था, क्या आपने उठा के उन बच्चों को जेलों में डाल दिए, और आखिर क्या नुपुर शर्मा से इतनी आपको दोस्ती थी कि आपने उसको जेट सिक्योरिटी दे दिया और एक छोटे छोटे बच्चों को 15 साल, 20 साल, 40 साल, 45 साल के ऐसे नौजवानों, बूढ़ों को आपने उठा के धरना प्रदर्शन के नाम पे आपने जेल में डाल दिया गया। और बहुत सी रिपोर्ट है जिनके वजह से मैं खामोश हूँ, और सारी रिपोर्ट मेरे पास आने के बाद अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुसलमान को किस मामले पे काम करना चाहिए। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम खामोश रहना चाहिए, हम कुछ नहीं बोलना चाहिए, ये हुकूमत हमारी नहीं है, ये हुकूमत हमारी नहीं, तो दोस्तों बुजुर्गों, मुहर्रम का महीना चल रहा है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जिस यजीद से लड़े थे वो यजीद इमाम हुसैन का नहीं था, ना वो हुकूमत इमाम हुसैन की थी। ऐलान नबूवत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुफ्फार कुरैश, कुफ्फार मक्का से आप लड़े थे, वो हुकूमत हुजूर अलैहि सलाम की नहीं थी। मूसा अलैहि सलाम जिस दुश्मन से लड़े, जो बादशाह था फिरौन, जिस फिरौन से लड़े थे वो हुकूमत उस जमाने में फिरौन की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस हुकूमत से लड़े वो नमरूद की हुकूमत थी। तारीख शाहिद है, इस्लाम ने कभी भी मजबूरों, मजलूमों और मोहताजों पे हमला नहीं किया है। तारीख शाहिद है, इस्लाम ने कभी भी ताकतवर से लड़ा है और इस्लाम गालिब था, गालिब है और गालिब आएगा। बस अपनी सोचों को, अपनी फिक्रों को बदलो। किसी के भड़कावे में आके आप ना हथियार उठाओ, ना आप पत्थर उठाओ। बस ये सोचो कि सामने वाला जिस तरह काम कर रहा है हमें भी मैदान में उतर के उस तरह काम करना चाहिए। 1 लाख, 1,000, 10,000 रोड पे लाने से मुसलमान को बेहतर ये है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 4 मुसलमान को आप लॉ ऑफ इस्लाम के साथ लॉ ऑफ इंडिया भी पढ़ाओ और लॉ ऑफ इंडिया के साथ में लॉ ऑफ इस्लाम भी पढ़ाओ। और अल्लाह उसके रसूल की कसम है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये एक बुलेट मार्क है, गाड़ी पे लगी है कोलकाता के पार्क सर्कस में, जहां पे एक पुलिस ऑफिसर जो अंधाधुंध फायर करते करते इसी गली से जा रहे थे, एक लेडी को गोली लग गई, उनकी मौत भी हो गई इसी गली में, और सामने जाकर उन्होंने खुद को गोली भी मार दी। ये परिस्थिति कुछ देर पहले ही हुई थी यहाँ पे। कोलकाता आर्म्ड पुलिस के डिवीजन से थे ये पुलिस पर्सनल। उन्होंने क्यों ऐसा किया अभी तक उस पर पूरा सामने उभर कर आया है नहीं। कोलकाता पुलिस का पूरा टॉप लीडरशिप यहाँ पर है। पहले जहाँ से ये पूरा ये इलाका जा रहा है, ये कोलकाता के बहुत एक प्राइम इलाके में आता है, जहाँ पे ये पूरा रेसिडेंशियल एक एरिया है। लेकिन इसके पीछे ये कांड क्यों हुआ और आखिर इसके पीछे ये कारण क्या था, उस पे अभी तक कुछ समझ में सामने आया है नहीं। ये बहुत ही एक रेसिडेंशियल इलाका है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, फैमिलीज रहती है, और यहाँ पर इसी जगह पे जैसे अभी फिलहाल कोलकाता पुलिस का फॉरेंसिक टीम यहाँ पे काम कर रहा है, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ पे आके उन्होंने पुलिस पर्सनल ने अपने आप को गोली मार दी और उनकी जान चली गई। एक औरत की जान गई जो बाईस्टैंडर थी, जो पास कर रही थी, उनको गोली लगी, गाड़ी पे एक गोली लगी और फिर खुद को उन्होंने गोली मार दी। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता। पुलिस फायरिंग कर रही थी। कब हुई थी फायरिंग? आप कहाँ थे उस वक्त? हम मार्केट गए हुए थे, मार्केट से घर लौट रहे थे सामान वगैरह लेकर के। उतना ही में देखे कि भगदड़ हो गया है, तो दूसरे तरफ से जाने की कोशिश की है, तो देखे उधर से दूसरा तरफ से पुलिस लोग फायरिंग कर रहा था। AK-14 चल रहा था, AK-47, उसी का 6 गोली लगा है हमको। एक पैर में लगा है 4 गोली, दूसरा पैर में लगा है 2 गोली, तो जिसमें से 4 निकल गया है, 2 फंसा हुआ है अभी भी।
तुम्हें सारी गोलियां नीचे ही लगी हैं? हाँ। क्या नाम बताया? मोहम्मद अफसर। एग्जैक्टली लोकेशन था आपका यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है ना, अच्छा, वहाँ पे, और मंदिर है ना, मंदिर के बगल में। हाँ, मंदिर से भी फायरिंग हो रही थी। पता ये सर कि हम लोग गए थे कल रैली में, रैली में गए तो पहले भाग दौड़ हुआ, वहाँ 2-3 बार भाग दौड़ हुआ, ईटाबारी होने लगा दोनों तरफ से, और हम लोग को झूठों में बोला जा रहा था कि हम लोग तरफ से फायरिंग हो रहा था। फायरिंग हालांकि कर रहे थे प्रशासन, 5-6 बार हवा में फायरिंग की, उसके बाद जनता में फायरिंग करने लगे सर। क्या तुम्हें गोली लगी है? जी। कितनी गोली? 1 गोली लगी है। कहाँ पर? कंधे पर। कैसे लगी? हम जा रहे थे वापस, तो जैसे हम घूमे और सही में गोली अचानक पड़ गई मेरे कंधे पर। नमस्कार, मुंबई के सायन इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो की हम शुरुआत करेंगे रांची की खबर के साथ, क्योंकि नुपुर शर्मा की ओर से दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद जुम्मे की नमाज के बाद रांची में हिंसा हुई। यहां पर 2 लोगों की गोली लगने से मौत भी हुई है। जो हिंसा प्रभावित इलाके हैं वहां पर धारा 144 लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है। उतनी भीड़ में पूरा सन्नाटा में केवल मेरा बच्चा अकेला था। क्या बिगाड़ा था मेरा बच्चा? कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, किसी का नहीं। मेरे बच्चे का, माँ बाप का इकलौता बच्चा मेरा मुझे छीन लिया गया। अरे मेरा बच्चा ये उस बेबस माँ के आंसू और दुहाइयां हैं जिनका बेटा मुदस्सिर उन लोगों की भीड़ में शामिल था जहां गोलियां चली। शुक्रवार को रांची में जुमे की नमाज के बाद हिंसा शुरू हुई। पुलिस का कहना है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में हुए प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने गोलियां चलाई, जिसके जवाब में रांची पुलिस ने भी फायरिंग की। गोली लगने से मुदस्सिर और साहिल की मौत हो गई। मुदस्सिर की तरह साहिल के घर में भी मातम पसरा रहा और उसके परिवार वाले भी कहते रहे कि साहिल बेकसूर था। उसके बाद आईसीयू ले जाते सीरियस हो गया। उसी दौरान उसका हार्ट फेल हुआ, वो इंतकाल कर गया। साहिल एक सीधा और साफ सुथरा लड़का था। उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड रिकॉर्ड खराब नहीं है। जिस जगह पे घटना घटी वहाँ पे वो काम करता था। घटना के क्रम में जब दंगा फैली, वो घर वापस आने लगा। उसी बीच में दंगा में उससे किसी ने गोली मार दिया। देखिए पत्थर चला रहा, देखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्रवाई एक तरफा थी। प्रदर्शनकारियों में भी जबरदस्त पथराव किया। कुल मिलाकर बलवा कर रहे 12 लोग और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा समेत 12 पुलिसकर्मी भी हिंसा के दौरान घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हिंसा के मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। के पीछे जो भी लोग थे, किसी स्वरूप में हो, किसी पावरफुल हो, किस स्वरूप में हो, हम उसको आइडेंटिफाइड करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे किस तरह से प्रशासन की कार्रवाई उसके अगेंस्ट होती है। अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? क्या क्या कार्रवाई हुई है? एज यू नो, जस्ट आई एम बैक फ्रॉम हॉस्पिटल। जस्ट मैं ग्राउंड पे आया था कि शहर की एक बार मैं परिस्थिति आकलन कर लूं, देन विल शिफ्ट द कंट्रोल रूम। सभी घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। शुक्रवार की घटना में 20 लोग अभी भी घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हम फिलहाल रिम्स में हैं। ये आपका नाम क्या है, क्या हुआ था? मेरा नाम अफसर है। मार्केट गए हुए थे सामान लेने, तो उतने ही में देखे कि भगदड़ हो गया है। तो वापस आ रहे थे तो गोली लग गया। आप फुटेज में भाग रहे थे? जी, मैं वहाँ से आ रहा था, एक बैग दौड़ने लगा तो उसमें हम भी दौड़ने लगे, तो उतना में गोली चलने लगा तो हमको भी गोली लग गया। हिंसा से प्रभावित हुए इलाकों में धारा 144 लगी हुई है। पुलिस कहती है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन हालात इतने क्यों बिगड़े? गोलियां क्यों चली? इस बेवजह की हिंसा में 2 परिवार क्यों उजड़े? और ऐसे हंगामों में बलवाइयों के अलावा निर्दोष लोग कब तक पिसते रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिनका जवाब धार्मिक नेताओं, प्रशासन, पुलिस और समाज सभी को देना होगा। रांची से मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आज फिर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। नुपुर शर्मा की ओर से
प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद जुम्मे की नमाज के बाद भी कई जगहों पर मस्जिदों के बाहर और शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। पांचला बाजार इलाके में हुए आज के प्रदर्शन के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ और पथराव हुआ। पथराव के दौरान कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हावड़ा में 13 जून तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और 15 जून तक धारा 144 लगा दी गई है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यूपी में जुम्मे की नमाज के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन में पुलिस ने 230 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से सबसे ज्यादा आरोपियों को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है, जहां पर हिंसक प्रदर्शन किए गए थे। पुलिस का कहना है कि किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। यूपी में जिन जिलों में नमाज के बाद हिंसा देखने को मिली, वहां शनिवार को जीवन सामान्य होता नजर आया। लेकिन प्रयागराज में जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई, वहां पुलिस हिंसा करने वालों पर सख्ती से निपटती हुई नजर आई। इसी गली से दंगाई पत्थरबाजी कर रहे थे और पहले तो ये बताना चाहूँगा, पहले तो ये पथराव से पहले प्रदर्शनकारियों की भीड़ आई और भीड़ आने के बाद फिर उन्होंने जब पुलिस ने रोका, उसके बाद पथराव शुरू कर दिया और पूरे इलाके में छोटे छोटे बच्चे निकल करके पथराव कर रहे थे। ऊपर से लोगों के घर से भी पथराव हो रहा था और इसी इलाके में यहाँ पर पुलिस वालों को घेर करके जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई थी और जिसमें कि करीब 18 पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी घायल भी हुए और उसके बाद से फिर पुलिस ने अपनी धरपकड़ शुरू की। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक अब तक 70 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो मास्टरमाइंड सामने आया है उसका नाम जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप ये आदमी है। 70 नामजद अभियुक्त हैं और 5000 से भी ज्यादा अज्ञात शरारती तत्वों को उसमें नामजद किया गया है, डाला गया है। अब तक 68 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। उनसे गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत भी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। यूपी में सहारनपुर और मुरादाबाद में भी प्रदर्शन करने वाले 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर में प्रदर्शन के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि सहारनपुर पुलिस ने 2 आरोपियों अब्दुल और मुजम्मिल के घरों को बुलडोजर से ढहा दिया। प्रशासन के मुताबिक ये दोनों घर अवैध तरीके से बनाए गए। उनमें से अभी 2 जो सक्रिय रहे हैं उपद्रव में, उनको चिन्हित करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। उन पे अन्य कार्रवाई भी हम कर रहे हैं कि उन्होंने उनका जब उनके यहाँ दबिश की तो पाया गया कि उनका घर अवैध रूप से बना हुआ, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा रही है। ये कार्रवाई अभी आज हुई है और बाकी अन्य को भी हम चिन्हित कर रहे हैं। यूपी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और किसी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी। हमारी स्ट्रेटजी लगातार वार्ता की है और हम वार्ता से ही समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए भी काफ़ी व्यापक ओवररीच किया गया था सभी धर्मगुरुओं से, उनका काफ़ी सहयोग भी मिला। लेकिन हर एक जगहों पे कुछ न कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व होते हैं जो चाहते हैं कि इस तरह से शांति व्यवस्था या लोक व्यवस्था भंग हो जाए। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी होगी। हम लोग निष्पक्ष होकर और टोटली न्यूट्रल होकर कार्य करेंगे। इन प्रकरणों में भी जो लोग व्यक्ति दोषी हैं केवल उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई होगी और हम लोग किसी भी निर्दोष व्यक्ति या गलत व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे। जहां पुलिस विश्वास पैदा करके बिना भेदभाव के कार्रवाई करने की बात कर रही है, वहीं बीजेपी के प्रवक्ता पीटे जा रहे आरोपियों की तस्वीरें ट्वीट कर माहौल को खराब करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इलाहाबाद में सहयोगी नितिन, सहारनपुर में अशोक के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV।